जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज हिंदी साहित्य संबंधी जो हम क्लास लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी हमने क्लास ली उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें हिंदी के क्षेत्र में या सर्वप्रथम व्यास सम्मान हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो, या साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हो, या गद्य विधा में कौन सी पहली रचना है, कौन सा बड़ा महाकाव्य, मतलब कि जो भी हिंदी साहित्य में पहला हुआ है वो उनको उनकी जानकारी में होना चाहिए। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हिंदी से रिलेटेड जिस भी आप एग्जाम में बैठे, हायर कमीशन में बैठे, यूजीसी नेट में बैठे, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीडी, सभी जगह पे ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी क्लास होने वाला है। तो आपको देखिए, यहाँ पे क्लास को बहुत ध्यान से देखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम जो मेरा टेलीग्राम पिन कर देंगे, वहां पे हम जो है इसका नोट्स जो है वहां पे साझा कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो क्लास है हम सीधे क्लास पे आते हैं। जो सबसे पहले कवि की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में जब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य विधा में जो सबसे पहला कवि है वो कौन सा कवि है, तो यहाँ पे देखिए सरपा। सरपा 9वीं शताब्दी की बात है और ज्यादा हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम हिंदी में पहले कवि और मतलब कि हिंदी में प्रथम कौन से क्या रहे, तो फैक्ट वाइज बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एनालिसिस वाला कोई वो नहीं है। तो देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम जो कवि है वो सरपा है और इनका समय भी ध्यान रखिए 9वीं सदी। साहित्यिक रचना, यदि हम बात करें कि हिंदी में ऐसी कौन सी रचना है जो प्रथम साहित्यिक रचना के तौर पे जानी जाती है, तो वो है श्रावकाचार धनपाल, है ना। आपने आदिकाल के पूर्व भी आपने देखा कि आदिकाल से ही समय में अगर देखें तो बहुत सारी हमने ऐसी रचनाएं पढ़ी है, जिनमें जैसे श्रावकाचार है जैन धर्म से संबंधित, तो इनके द्वारा अगर माना जाए जो रचना लिखा गया है वो साहित्यिक रचना के तौर पे हिंदी साहित्य में पहली रचना मानी जाती है, और जिसको श्रावकाचार को लिखा है किसने, धनपाल ने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही फ्रिक्वेंट आता है लगभग सारे एग्जाम में या वनडे एग्जाम में कहीं पे भी हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि के रूप में हम किसे जानते हैं, तो ये है अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, जो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, और एक चीज ध्यान रखिए कि हिंदी की प्रथम बड़ा महाकाव्य, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो हैं, और जो सर्वप्रथम कोशकार है, यानी जितने भी शब्दों को एक तरीके से शब्दबद्ध करने की कोशिश जो की है हिंदी में सबसे पहले किसी ने किया है, जिसको हम एक तरीके से डिक्शनरी भी कहते हैं, तो हिंदी की जो डिक्शनरी, तो उसको जो है इन्होंने सर्वप्रथम कोशकार के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। इन्हीं खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी जो है अमीर खुसरो है, और जो कोशकार ग्रंथ के रूप में इन्होंने जो निर्मित किया हिंदी में, खालिक बारी इनके कोश का नाम है, और ये जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य यानी अपभ्रंश के जो अपभ्रंश है हिंदी में, तो हिंदी में अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, तो ये है भविष्यत का, और ये भी देखिए धनपाल के द्वारा। यहाँ पे देखिए, साहित्यिक रचना के तौर पे ये श्रावकाचार, जैन मुनि श्रावकाचार के बारे में जो है उनके श्रावक धर्म की जो स्थापना से संबंधित जानकारी दी गई थी, तो हिंदी में साहित्यिक रचना के तौर पे आता है। और जो हमने कहा कि यहाँ पे अपभ्रंश का, यहाँ देखिए धनपाल के द्वारा जो भविष्यत कहा लिखा गया, ये हिंदी में अपभ्रंश में अगर देखें कि प्रथम प्रबंध काव्य के रूप में, तो ये भविष्यत का धनपाल का है। अब रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, तो जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि रस सूत्र के बारे में जैसे भरत मुनि ने चर्चा की है, लेकिन यहाँ पे पहला कौन है जिसने व्याख्यायित किया है रस सूत्र को, तो पहले व्याख्याकार के रूप में भट्ट लोलट है, जिन्होंने सबसे पहले व्याख्या दी है। और इसके बाद हिंदी के प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। यहीं पे हमने कहा था कि आपको कंफ्यूजन होगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है। जब आपसे ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पहला महाकाव्य कैसे कौन सा है, जैसे महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, तो उसमें जो महाकाव्य है उसमें हिंदी का पहला महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अब पहले महाकाव्य के बाद हमने कहा कि ठीक है, ये हिंदी का पहला महाकाव्य हो गया, लेकिन हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है,
तो पद्मावत ज्यादातर सिलेबस में हिंदी साहित्य में लगे होते हैं। 57 खंडों में विभक्त जो है पद्मावत जायसी के द्वारा जो रचित रचना है वो हिंदी का महाकाव्य तो है। हिंदी का पहला अगर देखें तो महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासोचंद बरदाई द्वारा हो गया, लेकिन जब हम बड़े की बात करेंगे तो वो पद्मावत जो है जायसी के द्वारा रचा गया ये रचना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। अब तक तुमने महाकाव्य जान लिया, फिर महाकाव्य के बाद देख लिया हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। अब क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रिय प्रवास है, बहुत ही चर्चित है ना। तो प्रिय प्रवास जो है हरिऔध के द्वारा रचित जो है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का पहला है। और हिंदी खड़ी बोली का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है। देखिए काव्य ग्रंथ, तो काव्य ग्रंथ है एकांतवास योगी है, ये श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी लिखा है, वो हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ है। इसके बाद हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अब खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी, जिसे गद्य होता पद्य, गद्यांश में आप देखते हैं उन विधाओं में आजकल जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, जो गद्य विधा के तहत आती है, जो आप कविता वगैरह पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, पद्यांश में आते हैं। तो इसमें पूछा है कि हिंदी के क्षेत्र में देखें खड़ी बोली का गद्य का पहला रचना कौन सा है, तो वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये चीज जो है खड़ी बोली में गद्य की, यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा, ये गद्य की पहली रचना है। तो पहले कवि सरपा हुए, पहली साहित्यिक रचना सावकाचार धनपाल। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि जो है वो जो है अमीर खुसरो हुए, सबसे पहले कोशकार के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। प्रथम प्रबंध का भविष्य का धनपाल के द्वारा। रसूत्र को व्याख्यायित करने वाले हैं भट्टलोलट। हिंदी का पहला महाकाव्य हमने बात किया पृथ्वीराज रासो, और पहला बड़ा जो है पद्मावत जो है पहला जो बड़ा है वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का है। और खड़ी बोली का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य ग्रंथ एकांतवास योगी जो है श्रीधर पाठक है। इसके अलावा हमने हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा की बात की। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पुरस्कार की बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको पहले मिला, महिलाओं में किसको मिला, व्यास सम्मान किसको मिला, या ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा एक तरीके से बहुचर्चित पुरस्कारों में से एक है, तो किसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महिला में किसको मिला। तो यहाँ पे ये देखिए पहला जो हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में देखते हैं, किस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से प्रकृति के बिल्कुल समीप जाके चीजों को व्याख्यायित करते हैं। तो उनके द्वारा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो चिदम्बरा लिखा गया है, चिदम्बरा के लिए इनको जो है पहला हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आता है। अब यहाँ पे ये हमने बात की, ये पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला, लेकिन महिलाओं में कौन है जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह यामा है, उनको यामा के लिए इसको दिया गया था। इसके अलावा साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले, तो देखिए ये तो हमने प्रथम ज्ञानपीठ की बात की, अब साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले में कौन से हैं, तो साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगड़ी जो रचना है उसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। इसके बाद साहित्य अकादमी महिला में, जैसे यहाँ पे हमने सुमित्रा नंदन पंत को देखा, फिर महादेवी वर्मा को पहले महिला में देखा, तो यहाँ पे साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगड़ी के लिए उनको मिला। और साहित्य अकादमी को महिला में अगर देखें तो कृष्णा सोप्ती, और कृष्णा सोप्ती की जो रचना है जिंदगी नामा के लिए जो है इन्होंने जो पंजाब का पूरा परिवेश लेके, यानी उस समय जिंदगी नामा में पूरे अपने कथानों को बहुत अच्छे से जो वर्णित किया है, तो ये कृष्णा सोप्ती को जिंदगी नामा के लिए मिला। अब यहाँ पे देखिए सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान किसको मिला हिंदी के क्षेत्र में, वो है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा के लिए। व्यास सम्मान में ध्यान देना है कि व्यास सम्मान जो प्राप्त करने वाले पहले हैं वो रामविलास शर्मा है। भारत की भाषा परिवार और हिंदी करके इनकी रचना उसके लिए मिला। लेकिन महिलाओं में जो मिला है वो व्यास सम्मान महिला जो है चित्रा मुदगल आवा के लिए, चित्रा मुदगल को आवा के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट हमारी रचनाएं हैं, हालांकि इतना ही नहीं, हमें और भी आगे करना है, लेकिन इनको आप ध्यान से जो है इनका जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। प्रथम गीतकार के तौर पे जाने जाते हैं, तो प्रथम गीतकार के तौर पे विद्यापति को जाना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि के रूप में मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन जो इन्होंने लिखा है, तो मुल्ला दाऊद को सूफी कवियों में जो है पहले सूफी कवि के रूप में जाना जाता है। हिंदी की प्रथम कवित्री, तो हिंदी की पहली कवित्री के रूप में है मीराबाई को। और इनके अलावा आधुनिक हिंदी के पहले दलित कवि, तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो पहले दलित कवि के रूप में विख्यात हैं वो है रैदास जी। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, ये काफी बार जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। जो मुक्त छंद है
जूही की कली को किस तरीके से देखा कि जब इन्होंने लिखा था और उसको रबड़ छंद, केचुआ छंद इस तरीके से कह के जो है जब सरस्वती पत्रिका में ये छपवाने के लिए गए थे तो फिर उसको नहीं छापा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो इनको जो है मुक्त छंद जो है उसके प्रयोगकर्ता के रूप में निराला जी को उनकी जूही की कली में ये चीज उनके लेखन शैली में दिखता है। और हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता, तो देखिए हिंदी साहित्य में जो रीति सिद्धांत है, रीति एक पूरे रीति काल को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रीति सिद्धांत है उसके पहले प्रस्तोता के रूप में जो आचार्य केशव दास हैं। रीति काव्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का पहला ग्रंथ है हित तरंगिणी कृपाराम के द्वारा। हिंदी में काव्यशास्त्र का जो प्रथम पुस्तक है, काव्यशास्त्र विधा में कौन सी पुस्तक जो है प्रथम पुस्तक के रूप में है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा जो है इसको जो है पहले काव्यशास्त्र के रूप में देखा जाता है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना, तो जैसे हम काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र देखते हैं, तो यहाँ पे देखा गया है कि हिंदी में जो छंद शास्त्र है, छंद विधा पे जो लिखा गया ऐसी कोई रचना जो है वो है छंदमाला करके आचार्य केशव दास का। इनके अलावा हिंदी में पहला मौलिक नाटक, तो देखिए हिंदी में पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस। हिंदी में पहला मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र द्वारा रचित नाटक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक, तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक के तौर पे रणधीर और इसका जो नाम है रणधीर प्रेम और मोहिनी करके, तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है वो रणधीर प्रेम और मोहिनी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक, तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक है राधा कृष्ण चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा पहला रेडियो नाटक जो लिखा गया था। तो ये जो है हिंदी का जो है, हाँ। और हिंदी में स्वच्छंदतावाद, तो हिंदीवाद में स्वच्छंदतावाद के जो एक प्रतिपादक के तौर पर प्रयोगधर्मिता के रूप में पहले स्थान पे आते हैं वो है मुकुटधर पांडे। इनके अलावा देखिए यहाँ पे प्रथम एकांकी, तो हिंदी साहित्य में प्रथम एकांकी के रूप में हम एक घूट रचना जो कि प्रसाद जी के द्वारा रचित रचना है, तो प्रथम एकांकी एक घूट प्रसाद की रचना। पहला चंपू काव्य, तो चंपू यानी गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो ये राहुल वेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा जो है ये पहला हिंदी में चंपू काव्य है। सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किसने किया, कब किया? तो 6ठी शताब्दी में जो है सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग करता है जोइंदू कवि। इनके अलावा सबसे पहले कुंडलिया छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कुंडलिया छंद का सबसे पहले प्रयोग जो है सारंगधर ने किया था। छायावाद का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो छायावाद पूरा एक देखते हैं कि कालखंड ही चलता है, उसमें जो पहला काव्य संग्रह है वो झरना है, और ये झरना जो है प्रसाद जी की रचना है। प्रयोगकर्ता की जो है प्रयोगवाद, जैसे ही हम पढ़ते नहीं है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में भी जब हम आगे बढ़ते हैं जैसे भारतेंदु, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, इसके बाद प्रगति प्रयोग, तो जो प्रयोगवाद है उसमें प्रयोगवाद नाम किसने दिया था, उसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो है नंद दुलारे बाजपेयी जो प्रयोगवाद नाम के प्रयोग करता है। प्रथम भारत भारती सम्मान, तो हम पिछली क्लास में ही सम्मान के पिछली मतलब क्लास में नहीं बल्कि हमने शुरुआत में ही जो है कौन कौन से भारत भारती सम्मान के अलावा और भी कुछ सम्मान, तो ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, उन पे चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत भारती सम्मान भी महादेवी वर्मा को ही मिला था। ज्ञानपीठ में भी हमने देखा था यामा के लिए इनको मिला था, और भारत भारती पुरस्कार भी जो है महादेवी वर्मा 1981 में इनको मिला था। हिंदी संस्थान द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति, तो दोहा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करता है कवि शराफा। तो ये क्लास जो है आपको हमने करीबन 50 से 60 जो है हिंदी के क्षेत्र में विविध जो आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जितने भी रचनाकार रहे हैं उन पे हमने चर्चा कर ली है। इसी का एक सेकंड पार्ट भी आएगा और आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन जो है किस क्षेत्र में जो है प्रथम है। और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाइए बराबर अपडेट के लिए। हिंदी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। खासकर जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट के अलावा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी कहीं भी हिंदी से रिलेटेड पेपर में जो है अपने आप को उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं तो वो चैनल पे बने रहे, उन्हें बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट यहाँ पे कंटेंट जो है इनसे रिलेटेड मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।